नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड आए हुए शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन इतिहास हिस्ट्री वाले हैं। प्राचीन इतिहास आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? ठीक है ना। जब ये आया है किस में, DSSB PRT में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? अपन करेंगे, है ना। जूम कर लेते हैं, ऐसे रखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? पूरा पाषाण स्थल नहीं है। जब पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका गुफा, है ना, उपसंगी गुफा, बराबर गुफा, कुंडूल गुफा। पता नहीं भाई, उपसंगी बी करें क्या? डी है बराबर गुफा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? ये नहीं है, जबकि भीमबेटका गुफा है, उपसंगी गुफा है और कुंडूल गुफा है। भीमबेटका गुफा, उपसंगी गुफा, उपसंगी गुफा और कुंडूल गुफा है। बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, उसंगी तथा कुंडूल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। जबकि भीमबेटका, उसंगी तथा कुंडूल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। ठीक। जबकि भीमबेटका, उसंगी पूरा पाषाण से है, जबकि बराबर गुफा का मौर्य काल से है। बराबर गुफा का मौर्य काल से और भीमबेटका, उसंगी, कन्नूल गुफा पूरा पाषाण काल से। निम्न में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? जब सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, हड़प्पा है, हैं? सही है बी। हाँ सही है बी। ये आया है PRT 2022। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से मिलने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुग की सभ्यता है। आ गया पहले, है ना, कांस्ययुग 2022 और ये 2022। शिफ्ट टू PRT। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रागा की मिश्र धातु है, कांसा जो तांबा और रागा की मिश्र धातु है की खोज भी इसी काल में हुई, अतः इसे कांस्ययुग कहते हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। आई बात समझ में? दोबारा ले लें। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। धातु का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? नवपाषाण काल के अंत में हुआ। तांबा शुरू हुआ। तांबा प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। कांसा जो तांबा और रागा की मिश्र धातु है की खोज इसी काल में हुई थी, इसे कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे और इस काम में प्रवीण थे। अब इसके बाद में है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातात्विक स्थल है।
पाकिस्तान कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है ये तो है, वो है वो, ये नहीं है महान पुरुषों का स्तूप, आतंक है मृत पुरुषों का स्तंभ। डी करते हैं ना, डी सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो को सिंधी में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानघाट के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से नर्तकी की एक कैश मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, किस नदी पर? सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी में, जब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और राखलदास बनर्जी, खोज 1922 में। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं तथा यहाँ से नर्तकी की एक कैसी मूर्ति मिली है। स्नानागार बड़ा नाम है तो ये भी बड़ा है मोहनजोदड़ो। नर्तकी की एक कैसी मूर्ति मिली है। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल? बनावली किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? बनावली पता नहीं यार। जिंद करें क्या? नहीं पता भाई। फतेहाबाद है। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? जब सी है फतेहाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है फतेहाबाद। पुरातत्व स्थल है फतेहाबाद। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरास्थल है। इस स्थल की खोज R.A. बिष्ट ने की थी। R.A. बिष्ट ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ से मिट्टी से बने हल एवं बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं। बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। जब बनावली है ना, बनावली ले आ रहा है तो है ले, ठीक है ना। एक तो ये है और जो है ना, और हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से बाद में और हड़प्पा वर्तमान में, ये अवशेष मिले हैं। और बनावली में बे है तो बिष्ट में भी ये वाली मात्रा है, ये वाली मात्रा है बिष्ट, ठीक। बनावली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। अब निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह पाया गया है, ये लोथल है। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरागवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 में खोजा गया था और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1955 से 1960 तक की गई। ASI के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात भंडार थे। 1955 से 1960 तक की गई थी। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरागवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। यह 1954 में खोजा गया था। कब? 1954 में। और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 1955 से 60 तक की गई। ASI के अनुसार लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह थे। लोथल 1954 में। इसके बाद में निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई? जब पहली बार क्या करें? मोहनजोदड़ो यहाँ पर हड़प्पा, डी करते हैं, चल हड़प्पा है। निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई? ये तो और तो नहीं है, लेकिन ये शानदार क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा
राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मकरान तट तक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी एवं 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा क्रमशः दयाराम साहनी हड़प्पा पंजाब एवं राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो सिंध। देख, हल्का सा नाम है साहनी हड़प्पा और राखलदास बनर्जी बड़ा नाम मोहनजोदड़ो सिंध। पूछेगा वो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो सिंध। 1922 21 साहनी और 22 में राखलदास बनर्जी। हड़प्पा पंजाब और मोहनजोदड़ो सिंध। पाकिस्तान की खोज की गई। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर गुजरात, चन्हूदड़ो, सुरकोटरदा, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि है। चन्हूदड़ो, सुरकोटरदा, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि है। 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में राखलदास बनर्जी। हड़प्पा पंजाब और मोहनजोदड़ो सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल है। लोथल साबरमती नदी, उसकी सहायक भोगवा साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इस बंदरगाह शहर की खोज पुरातात्विक एस.आर. राव की अगुवाई वाली टीम ने की थी। एस.आर. राव की अगुवाई वाली टीम ने की थी। एस.आर. राव की अगुवाई वाली टीम ने की थी। निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? जब हड़प्पा है, ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। 22 में भी आ चुका है और 18 में भी आ चुका है। हड़प्पा देख, 22 में आ चुका है ये क्वेश्चन। देख, यही 18 का ही है यार। हाँ, 18 का ही है। सभ्यता की खोज हुई थी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 2500 नहीं है यार, 2700 मान रखा है। 2500 से 1750 विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता और सैंदव सभ्यता के नाम से प्रचलित थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलीपुरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। इनमें से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था, जहाँ से सैंदव सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पाकालीन बस्तियों की खोज हुई है। 1921 में राय बहादुर साहनी ने की थी। 1921 में अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पाकालीन बस्तियों की खोज हुई है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नाननगर में पाया गया है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नाननगर में पाया गया है। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानघर में पाया गया है। हड़प्पा, ये तो मोहनजोदड़ो है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे अब यार, आने को तो आएंगे लेकिन थोड़ा टफ आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम घाटी सभ्यता में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों में से एक है। यह है 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, यानी कि लंबा है ना, चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। लंबा कितना है? 11.88 और चौड़ा कितना है? 7.01।
और यानी कि लंबा 11.88 और है ना चौड़ा है 7.1 और 2.43 मीटर गहरा है। 11.88 लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के, ये तो वही है, लोथल है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात, कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों को भेजे जाते थे। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने। कब की थी? 1954 में। यह स्थल भोगो नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल ही है ना। लोथल सिंधु सभ्यता प्राचीन व मुख्य बंदरगाह शहर था। यह नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगो नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल को डॉक्टर एस.आर. राव ने सन 1954 की थी। यह पश्चिम एशिया से व्यापार करने प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? नहीं, रावी नदी के हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी वत्स ने की थी। इस स्थल से 12 कक्षों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। रावी 12 कक्षों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? ये चित्र लिपि है। हड़प्पावासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में की थी। कौन सा बृहद हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में तो एक वही है, कौन सा? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। इसका उत्खनन 1997 से 99 के मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग, प्राचीन अन्नागार, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है, जब एस.एन. बनर्जी, आर.डी. चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पता नहीं भाई, आर.डी. बनर्जी है। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगरों में से एक था। यहाँ से कांसे की नृत्य की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर तथा बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की अश्वमेध यज्ञ। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, आर.डी. बनर्जी है। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगरों में से एक था। यहाँ से कांसे की नृत्य की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर तथा बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं भाई? देखें, कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा मिला है, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर मिली है तथा बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक की बलि था। यह एनसीईआरटी से है, सेम पता है, एनसीईआरटी से है। ये घोड़े हैं इसमें।
अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के प्रख्यात प्राचीनकालीन यज्ञ का नाम है। यह यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों तथा ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। पुष्यमित शुंग तथा समुद्रगुप्त ने भी इसका आयोजन करवाया था। किस वेद में श्वेताश्वेत्रोपनिषद सन्निहित है? किस वेद में श्वेताश्वेत्रोपनिषद सन्निहित है? यजुर्वेद। श्वेताश्वेत्रोपनिषद सन्निहित है, एनसीईआरटी से ये श्वेताश्वेत्रोपनिषद सन्निहित है, यजुर्वेद। अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद। श्वेताश्वेत्रोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। इसे 108 उपनिषदों की मुक्तिका सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या छंद है। श्वेताश्वेत्रोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है, ठीक है ना। इसे 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या छंद है। श्वेताश्वेत्रोपनिषद सन्निहित है, यहाँ पर संबंधित है यजुर्वेद से। 108 उपनिषदों की मुक्ति का सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या छंद है। रामायण। रामायण, जब रामायण देख व्यास नहीं, महाभारत लिखा गया व्यास के, वाल्मीकि कृत रामायण, हाँ सी है 19 में सी। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य है। इनकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। इनकी रचना, अच्छा, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विश शास्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया। इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 24,000 और 1 लाख। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ में संगीत? महाभारत है। भगवत गीता संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है। भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। गीता में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। 18 अध्याय और 700 श्लोक, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म में हुआ था। शंकर का जन्म पता नहीं, तमिलनाडु का है क्या? केरल है भाई, ये एनसीईआरटी से है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म, शॉर्टकट दिया है। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। केरल में हुआ था। वे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक, उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में। कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। कौन? शंकराचार्य। कब जन्म हुआ? 8वीं शताब्दी। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। भगवद गीता में कितने छंद है? 700। 18 अध्याय और 700 श्लोक। 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 700 श्लोक।
भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य, ये पढ़ लिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसका संकलन श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अणुव्रत का अणुव्रत जैन धर्म का है क्या? सही है, जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रिय, ब्रह्मचार्य को अणुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा, जबकि अंतिम अर्थात ब्रह्मचार्य के सिद्धांत प्रतिपादन महावीर स्वामी द्वारा किया गया। 4 का पार्श्वनाथ और 5वीं का महावीर स्वामी द्वारा। किसका? ब्रह्मचार्य का। बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। डी है ना, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में पीपल वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर यानी कुशीनारा में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। दोबारा देख लें। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में पीपल वटवृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम से बुद्ध बन गए। बोधगया है ना, नाम से ही पता चल रहा है। बोधगया बिहार बुद्ध बन गए 6 वर्षों की वटवृक्ष के नीचे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और कुशीनारा उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्भव स्थल कहते हैं? बिहार को। बिहार बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र का आयोजन हुआ था। इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्भव स्थल कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र। इसलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्भव स्थल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? गौतम बुद्ध के महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन निम्न में कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आस्टीन भी कहा जाता है। कौटिल्य का विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्हें भारत का आस्टीन भी कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तराशी शिल्प नहीं है? डी नागार्जुनी कोंडा, जबकि अजंता में है, कार्ले में है, नासिक में है। नागार्जुन कोंडा में नहीं है। पत्थरों को काटकर बनाए गए स्थापित कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल है अजंता, कार्ले, नासिक, कन्हेरी इत्यादि, जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तराशी शिल्पों के तहत नहीं आता। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ
प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है, जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है। भारतीय दर्शन के जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, 6 स्कूल है, 6 स्कूल। जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। 6 रूढ़िवादी स्कूलों को षड दर्शन कहा जाता है। इनमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन शरण। इन विचारधाराओं में से अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है और ये मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या है 6। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषदों। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुआ। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुआ। द्वितीय बौद्ध परिषद, इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ। जब 483, 383 और फिर ये 250 है। और चतुर्थ बौद्ध परिषद, यह कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। दोबारा देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुआ। और द्वितीय बौद्ध परिषद, इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद, इसका आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में है ना। तृतीय में भी 3 अक्षर है और अशोक में भी 3 अक्षर है, 250। चतुर्थ बौद्ध परिषद, यह कश्मीर के कुंडलवन में 72 ईस्वी में आयोजित हुई। इसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। चौथी है ना, चौथी कुंडलवन है। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, 72 ईस्वी की बात है। पांचवा बौद्ध परिषद, इसका आयोजन राजा मेंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में बर्मा के मांडली में हुआ था। राजा मेंडन के संरक्षण में, ये अब की बात है, 1871। 72 ईस्वी के बाद में डायरेक्ट 1800 है। छठी बौद्ध परिषद बर्मा के कावा एहे में 1954 में आयोजित की गई। यह यूनू के संरक्षण में संपन्न हुई थी। पांचवी और छठी। शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? अद्वैत है क्या इसमें? अद्वैत है, अद्वैत। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की। ठीक, उन्होंने ही अद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने ही आत्मा और परमात्मा की एकरूपता का संदेश दिया, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। अद्वैतवाद भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से है। अद्वैतवाद भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना। विशिष्टाद्वैत में आए भाई साहब
विशिष्टाद्वैत। अद्वैत तो शंकराचार्य है, जब विशिष्टाद्वैत का हो गया रामानुजाचार्य करें क्या। यहाँ पर माधवा माधवा करते हैं, चल रामानुजाचार्य ही था, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत आचार्य और संप्रदाय रामानुज श्री वैष्णव। द्वैतवाद द्वैतवाद माधवाचार्य ब्रह्मा। द्वैतवाद्वैत निम्बार्क सनक। शुद्धताद्वैत वल्लभाचार्य रुद्र। ये तो याद तो नहीं है भाई, ज़्यादातर वो यही पूछा है। विशिष्टाद्वैत दिया रामानुज ने, द्वैतवाद किसने दिया, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्क, शुद्धताद्वैत वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैत, फिर द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद्वैत निम्बार्क, शुद्धताद्वैत वल्लभाचार्य। रुद्र सनक ब्रह्मा श्री वैष्णव। कौन सा वेद मुख्य लयबद्ध प्रारूपीय छंद से संगीत। ये संगीत का तो सामवेद है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। अब साम का अर्थ है संगीत, यह ज्ञान। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें योगों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इसमें पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि ये व्याख्या में काफ़ी क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो दे दिए, बताइए सामवेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। यहाँ पर पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए एक शब्द है। त्रिपिटक हिंदू एवं बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध है या पर जैन है। जब त्रिपिटक सुतपिटक विनयपिटक सी करते हैं ना। सही है, शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवेनेरस एक पारिभाषिक पद है। ये विनयपिटक, शुद्धपिटक, अभिधम्मपिटक में विभाजित है। विनयपिटक में बौद्ध व्यक्तियों के आचरण से संबंधित विचार है। शुद्धपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्मपिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। दोबारा देख लें। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवेनेरस एक पारिभाषिक पद है। आंसर क्वेश्चन तो ये दिया है किताब से उठा के, एनसीईआरटी से। आई बात समझ में। लेकिन ये व्याख्या एनसीईआरटी से नहीं है, इसमें बहुत कुछ दे दिया व्याख्या में, लेकिन अपन को सिर्फ एनसीईआरटी से ही संबंधित पढ़ना है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, निकाल लेते हैं एक बार। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए द कैनन ऑफ स्क्रिवेनेरस। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक परिभाषिक पद है। ये विनयपिटक, शुद्धपिटक, अभिधम्मपिटक में विभाजित है। विनयपिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार है। शुद्धपिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ना। विनयपिटक, फिर शुद्धपिटक, उपदेशों का संग्रह, जबकि अभिधम्मपिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। वामयान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया। आ गया नहीं, देख एक लाइन उठा दी अभी। वामयान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया। अब एनसीईआरटी से है, गांधार शैली। अब वो वाले नहीं आते हैं क्वेश्चन कि भाई जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन था, ये
बामियान बुद्ध की मूर्ति बलुआ पत्थर की चट्टानों से काट कर बनाई गई थी। यह मूर्तियाँ 5वीं शताब्दी से पूर्व की है और कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। बामियान किसकी है? बलुआ पत्थर की चट्टानों से। यह मूर्तियाँ 5वीं शताब्दी से पूर्व की है और कभी दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। यह मूर्तियाँ अफगानिस्तान में स्थित थी, जिन्हें वर्ष 200 में तालिबान द्वारा तोड़ने की घोषणा की गई। इन मूर्तियों में भारतीय कला की गांधार शैली की कलाकृति दिखाई पड़ती है। बामियान बलुआ पत्थर की, ये तो व्याख्या एनसीईआरटी सी लग रही है यार, ये पढ़ चुका हूँ मैं 200। इन मूर्तियों में भारतीय कला की गांधार शैली कलाकृति दिखाई पड़ती है। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ? महाजनपद, ये लोह युग है। हाँ, लोह युग है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद और लोह युग में स्थापित हुए थे। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयाँ थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लोहे उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार और उपकरण बनाने में किया। वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयाँ थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लोहे उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे का हथियार और उपकरण बनाने में किया। बुद्ध ने बोध गया। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है रिक्तस्थान से आ रहे हैं। अरे वो कैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, एक पार्ट है यहाँ पर, एक पैराग्राफ है, उसमें से वो कैसे भी शानदार क्वेश्चन बना सकते हैं। बी है ना, बी है। लेकिन ये जो डिटेल्स है ना, ये बाकी जो एग्ज़ाम है ना, जैसे कि कोई यूपी टेट, एमपी टेट, रीट वगैरह जो भी है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणामस्वरूप निरंजना आधुनिक फल्गु सदी के तट पर स्थित बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप निरंजना यानी कि आधुनिक फल्गु नदी के तट पर स्थित बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में, 563 है ना, 3 आ रहा है, और महापरिनिर्वाण 483 3 आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्धिक साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवत सूत्र में 16 महाजनपद के विषय में वर्णन मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। 6ठी शताब्दी में दूसरी नागरिक क्रांति हुई। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भगवती सूत्र।
में 16 महाजनपद के विषय में वर्णन मिलता है। महाजनपद और राजधानी: काशी की वाराणसी, सी से सी, अंग के चंपा, कौशल श्रीवास्तवी, अने वश कौशाम्बी, मगध गिरिवज राजगृह, वज्जी वैशाली, मल्ल कुशीनगर, मस विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, कंबोज आहटक, गांधार तक्षशिला, पांचाल अहिच्छत्र, अवंती महिष्मती, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटन पोटली। ठीक, गांधार तक्षशिला, पांचाल अहिच्छत्र, अवंती ती से ती, महिष्मती, सूरसेन मथुरा, अस्मक और पोटन पोटली। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तेलंगाना है। भारतीय पुरातत्वविदों ने, ये सब एनसीईआरटी से ही है। 19 के और 22 वाले क्वेश्चन, 19 से जितने भी क्वेश्चन है वो सब एनसीईआरटी से ही है। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फणिगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फणिगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। भारतीय पुरातत्वविदों ने तेलंगाना, वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फणिगिरी में एक बौद्ध स्थल सूर्यापेट के फणिगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है। आदमकद, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फणिगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फणिगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है, जिसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फणिगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, करते हैं। जब मृत्यु स्तूप है ना, प्रथम उपदेश बोधि चक्र, जन्म ज्ञान, जन्म का सांड है, ज्ञान का चक्र है। मृत्यु का स्तूप है, डी में 4 देख, डी में 4, हाँ डी होना चाहिए भाई। वी है 2 में है यार 4, एक ही एरिया और एक ही एरिया, हाँ सही है। जब कौन सा है, बी का मतलब है ना, जब जन्म सांड है और ज्ञान का बोधि वृक्ष है, प्रथम उपदेश का चक्र है, प्रथम उपदेश का, और मृत्यु का स्तूपीय, तो सही है। जन्म का सांड हो गया, ज्ञान का बोधि वृक्ष हो गया, प्रथम उपदेश का चक्र। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जन्म बैल या सांड, प्रबोधन बोधि वृक्ष, पहला उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप। जन्म बैल या सांड, प्रबोधन बोधि चक्र, पहला उपदेश चक्र, मृत्यु स्तूप।
बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे? जब बोनस है भाई इसमें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। यह शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था। शाक्य, ये क्वेश्चन आ चुका है, शाक्य। और ये किस वंश के अंतर्गत आते थे वही दोबारा देख लें। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। यह शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपद के अंतर्गत नहीं था। अतः प्रश्नगत विकल्प में कोई भी विकल्प नहीं है। निम्न में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? जब देव व देवतियों की पूजा बौद्ध दर्शन तथा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान पूजा की बात है ना। सी, कनिष्क के समय चतुर्बुद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान, महायान। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था कि अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ये प्रयत्न तो बढ़िया था भाई। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा एवं देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हुए इनकी पूजा करने लगे। अतः अनेक बौद्धिस्टों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इनके अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। अतः अनेक बौद्धिस्टों की पूजा भी हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा व देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी पूजा करने लगे। अतः अनेक बौद्धिस्टों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इनके अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ? मोहम्मद पैगंबर मक्का मदीना पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो भाई मक्का मदीना है, मदीना करें क्या, मक्का है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी सम्मत कहलाई। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है ना। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मक्का
इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी सम्मत कहलाती है। हिजरी सम्मत। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बिम्बसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। इनमें से कोई नहीं। बिम्बसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बिम्बसार और अजातशत्रु। विनय पीटक अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिम्बसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए बेलूवन नामक उद्यान प्रदान किया। अजातशत्रु बिम्बसार का पुत्र था तथा उसके ही शासनकाल प्रथम बौद्ध शक्ति राजगृह क़रीब 413 ईस्वी का आयोजन हुआ। उसने अपने शासनकाल बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। देख सीधी सट बात बताऊँ, अपन को सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसका एक एक अक्षर, और बेफालतू के रामायणों से अपन को कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो जीके का बहुत बड़ा भंडार है और उसको अपन कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। ठीक। हाँ, 2014 के क्वेश्चनों और अब के क्वेश्चनों में बहुत फर्क है। अब देख, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ये एनसीईआरटी से सेम टू सेम उठा के दिया है चंद्रगुप्त। बिम्बसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। बिम्बसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विनय पीटर के अनुसार बुद्ध से मिलने के पश्चात बिम्बसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बिम्बसार ने, देख बिम्ब में ब है और बुद्ध है, बुद्ध। बिम्बसार ने कौन से धर्म से संबंधित है? बुद्ध से। तथा बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। अजातशत्रु बिम्बसार का पुत्र था। उसके ही शासनकाल प्रथम बौद्ध संगति राजगृह क़रीब 483 ईस्वी का आयोजन हुआ। उसने अपने शासनकाल में बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। यह सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करता था एवं इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। इस काल के 3 प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त, बिम्बसार और अशोक थे। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं है? जब कुणाल है, महेंद्रा है, केवल्य नहीं है। केवल्य एनसीईआरटी से कुणाल है, महेंद्रा है, तिवाला है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य पूरा करने के लिए सीलोन, श्रीलंका भेजा था। कुणाल यह सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिवाला या तीवर यह सम्राट अशोक और करुबाकी का पुत्र था। कुणाल, तिवाला या तीवर, करुबाकी का। कुणाल पद्मावती के। जालौक वह सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक था। उनका उल्लेख कल्याण की राजधानी में किया गया है। कुणाल, तीवर। कुणाल तो पद्मावती के, तीवर करुबाकी के, जालौक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आया क्वेश्चन देख। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक, 22 का ही होगा ये क्वेश्चन। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। दोनों सही है। देखिए 22 का ही है बी, 1 पे 2 दोनों। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह यूनान का निवासी था। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिससे मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी है। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 से अधिक है।
अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली की सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी है। अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 से अधिक है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अतः कथन 1 और कथन 2 सत्य है। यूनानी द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला, ये वो है कौन, बिंदुसार है। ठीक है ना, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रोचोटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा गया है। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो इसकी मृत्यु पश्चात गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया। अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार राजा का है। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो इसकी मृत्यु पश्चात गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था 298 से 272। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार डायमेकस नामक दूत आया था। 50 तक कर लेते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महापात्रों कर्तव्यों का उसके निम्न शिलालेखों में अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। 1 और 3 यानी 5वां और 6ठा धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का। 5म और 6ठम शिलालेख। अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है। इसके 5वें तथा 6ठे शिलालेख में धर्म महामात्रों कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के शिलालेख को 1750 में टी पेंथलर ने की तथा पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को मिली। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें हैं, 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बाघों और पक्षियों को रखने के निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र। उपरोक्त दिया गया विवरण पाटलिपुत्र नगर के बारे में दिया गया है। यह विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कंडिका में दिया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ तथा बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक यानी चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। इस संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक महान का दादा हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी। चोल नहीं भैया, सातवाहन है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के राजा थे। सातवाहन
गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इनकी माता वल्लाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। आंध्र सातवाहन 60 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व वंश का संस्थापक सिमुक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान महाराष्ट्र थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इनकी माता वल्लाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। आंध्र सातवाहन 60 ईसा पूर्व से 230 ईसा पूर्व ये ऐसे आता 230 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व। सिमुक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान वर्तमान में महाराष्ट्र थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्ट्रियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्ट्रियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी? डेमेट्रियस फर्स्ट यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी। डेमेट्रियस फर्स्ट इंडो बैक्ट्रियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी। यह राजवंश 230 ईसा पूर्व में स्थापित एक एलेनिस्टिक राजवंश था, जिसने 230 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक ग्रीको बैक्ट्रियन और इंडो ग्रीक साम्राज्य पर शासन किया था। इसके अंतिम शासक स्ट्रो की मृत्यु पर। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्न में किस राजवंश से संबंधित थे? कुषाण है। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसके शासनकाल में चतुर्बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर हुआ। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान में महायान 2 भागों में बंट गया। कनिष्क का संबंध कैसे कुषाण वंश से था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। बौद्ध धर्म इसने शासन काल में चतुर्बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म हीनयान व महायान 2 भागों में किस समिति के समय बंट गया था? चतुर्थ। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। किसने की थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में। किसके संरक्षक में? कनिष्क। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।